हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स लाइव डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फिलहाल हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी विद द हेल्प ऑफ नोट्स। प्रीवियस वीडियोस में आप लगातार देखते आए हैं कि हमने किस तरह से नोट्स की हेल्प से स्टडी करी है, और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेजर डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, और इसको हम साइकोलॉजी की इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि साइकोलॉजी, जिसको हम अब काफ़ी न्यू स्ट्रीम कहते हैं, काफ़ी न्यू डिसिप्लिन कहते हैं, किस तरह से इंडिया में एमर्ज हुई है। वैसे भी जब भी हम साइकोलॉजी के बारे में, कुछ उसके पास्ट के बारे में या उसके ओरिजिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ कॉमन नेम्स हैं जो हमारे आगे आते हैं, जैसे विलियम वुड, जिनकी वजह से साइकोलॉजी ने बर्थ लिया, विलियम जेम्स, इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड, और भी कई सारे नाम। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नाम कम ही सुनने में आते हैं। तो क्यों ऐसा है कि साइकोलॉजी वेस्टर्न से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी भी उन नाम को जो है इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई है? इसको जानेंगे आज के इस वीडियो में। और ये हिस्ट्री तो है ही साइकोलॉजी की, यहाँ पे नोट्स की हेल्प से, ये जो नोट्स हैं ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा होता है ना कि चीज़ों को याद रखना पड़ता है, मेमोराइज करके रखना पड़ता है। तो क्योंकि हम हिस्ट्री में एलाबोरेशन अपनी तरफ से नहीं कर सकते, कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ये सब कुछ हम नहीं कर सकते हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, मैंने आज जो नोट्स आपके लिए बनाए हैं वो इसी तरीके से बनाए हैं कि आप उनको पॉइंटर की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, लर्न करने में भी ईजी होंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी आसानी रहेगी। पर सवाल ये उठता है कि नोट्स आप कैसे रिसीव करेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक वहां पर मिलेगा, उस ग्रुप से आप हमारे जुड़ सकते हैं, और उस ग्रुप में आपको हमारे नोट्स का लिंक बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, तो वहां से आप हमारी सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको क्लास 11 में, क्योंकि शुरुआती दौर होता है आपका, तो कोई प्रॉब्लम ना है। चलिए अब क्लास की हम क्विकली बिगनिंग कर लेते हैं। हम आज बात कर रहे हैं, पार्ट 5 हमने लिया है, पार्ट 5 है, 4 पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइकोलॉजी में क्या मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मॉडर्न एरा है इंडियन साइकोलॉजी की, वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का पहला डिपार्टमेंट बना था, जहाँ पे पहला सिलेबस डिजाइन हुआ था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। देखिए, इस बात को समझिएगा कि इंडिया में वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन साइकोलॉजी अपने एग्जिस्टेंस में पहले से थी। इंडिया में यहाँ पर शुरुआत हुई, लेकिन इससे पहले से साइकोलॉजी एग्जिस्टेंस में थी। इसके अलावा फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1915। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बस बताती चलूंगी कि कब क्या हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, एक एक करके समझेंगे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी ही थी जिसने पहला साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, और अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बना है 1916 में, और अप्लाइड बना है 1938 में। ये आपको कहीं पर 1915 भी मिल सकता है, काफी जगह पर वेरिएशन रहते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में अगर 1915 है तो आप वो भी लिख सकते हैं। The beginning of modern experimental psychology at Calcutta University was greatly influenced by the Indian psychologist। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई है, ये समझिएगा कि ऑफिशियली स्टार्ट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे स्टार्ट होने से पहले कोई भी इंडियन साइकोलॉजिस्ट वर्क नहीं कर रहे थे, मगर उसको जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में मिली। डॉक्टर एन गुप्ता, हु वाज ट्रेन्ड इन द यूएसए इन द एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ विलियम वुड। विलियम वुड कौन है? कई बार हमने बात करी है, ही इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो ये वेस्टर्न कल्चर को बिलोंग करते थे, तो हमारे इंडिया में इनसे इन्फ्लुएंस होकर जब साइकोलॉजी की फील्ड में वर्क किया गया, तब पहली बार कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बिगनिंग हुई। प्रोफेसर जी बोस, ही वॉज ट्रेन्ड इन फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस। आप समझिएगा कि इंडिया में आने से पहले, क्योंकि कई बार मैं बोल चुकी हूँ इस बात को कि साइकोलॉजी पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो सिगमंड फ्रॉइड से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी इनकी साइकोलॉजी। हमारी इंडियन साइकोलॉजी पूरी तरीके से वेस्टर्न साइकोलॉजी से ही इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे जो वर्क इन्होंने किया इंडिया में, उसमें इम्पैक्ट देखा गया साइको एनालिसिस का, ऑलराइट, जो कि जी बोस ने किया था। इसके अलावा इन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन स्टार्ट किया 1922 में। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन किया गया क्योंकि जो पहले
जो पहले से साइको एनालिसिस पे वर्क हुआ था उस पर पूरी तरीके से सिगमुंड फ्रॉइड का ही नाम था। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, क्रिएट किया था आई वुड से। लेकिन उनके जो और उसके बाद न्यू फ्रॉइडियंस आए जिन्होंने इस पर वर्क किया, तो चेंजेस तो हुए, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेसर बोस थे जिन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन, मतलब साइको एनालिसिस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी स्टार्ट किया गया कब, 1922 में। इसके अलावा साइकोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स थे वो मैसूर और पटना में पहले स्टार्टिंग में बनाए गए, जहाँ पे टीचिंग और रिसर्च का काम शुरू हुआ साइकोलॉजी पर टीचिंग और रिसर्च का काम कहाँ शुरू हुआ, मैसूर और पटना की यूनिवर्सिटी में। और यही वो दो सेंटर्स थे जहाँ पे साइकोलॉजी में एक्सीलेंस के लिए वर्क किया जा रहा था। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ भुवनेश्वर, ये सब भी इसमें लिंक्ड थे। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हुए जो आपको ध्यान में रखने होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है दुर्गानंद सिन्हा का। काफी फेमस है ये, और इन्हीं के बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा कि दुर्गानंद सिन्हा कौन थे। इंडियन साइकोलॉजी में दुर्गानंद सिन्हा और डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता, NN गुप्ता का नाम भी आता है। तो दुर्गानंद सिन्हा ही वॉज अ मेजर साइकोलॉजिस्ट इंडिया, जिन्होंने इंडिया में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया। काफी इन्होंने वर्क किया दुर्गानंद सिन्हा ने, इसलिए इनका नाम आता है। और इन्होंने कुछ वर्क भी किया है कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस इन इंडिया, उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है, और उसका नाम है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस, जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी। ये इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका वर्क है दुर्गानंद सिन्हा का। हम बात करेंगे कि वो कौन से 4 फेजेस हैं जिसकी दुर्गानंद सिन्हा ने भी बात की है और जो अदरवाइज मेजरली जाने भी जाते हैं। तो वो 4 फेजेस आपके सामने है। इंडिपेंडेंस तक का टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम तक साइकोलॉजी का हमें फॉर्म कैसा दिखता था, 1960s तक हमें कैसा दिखता था, 1960s के बाद कैसा दिखता था, और 1970s के बाद कैसा दिखता था। तो इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडिपेंडेंस तक के टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी थी, whatever it is, it was psychological development kit can be traced till independence. It was a phase which emphasizes experimental, psychoanalytic and psychological testing research. यहाँ पर जो साइकोलॉजी पर इफेक्ट था वो पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज का इफेक्ट था। साइकोलॉजी अपनी कोई शेप नहीं ले पा रही थी, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कह ही नहीं सकते थे कि वो कुछ एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि पूरी तरीके से ये जो हम देख रहे हैं ना कि एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिकल, ये सब तो हमारे सिगमंड फ्रॉइड और बाकी लोगों ने, विलियम जेम्स ने, इन लोगों का वर्क है ये। तो जब उसका इम्पैक्ट था तो इंडिपेंडेंस तक साइकोलॉजी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आती थी। वहां पर इसका हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज था ये, जो इंडिपेंडेंस तक का था। अब आते हैं 1960s के टाइम पर। सेकेंड फेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1960s। ये वो टाइम था जब देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, जब डिफरेंट ब्रांचेस एमर्ज होनी शुरू हुई। इनिशियली बहुत सारी ब्रांचेस नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रांचेस जुड़नी शुरू हुई। ये समझ में आने लगा कि कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनके बिना साइकोलॉजी को अलग किया ही नहीं जा सकता, मतलब साइकोलॉजी उनसे जुड़ी ही जुड़ी है, जिसमें कि सबसे पहले आता है बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायो में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम बाद में ये कन्वर्ट हो गई, जब ब्रांचेस बनने लगी तो बायो साइकोलॉजी में या साइको बायोलॉजी में। मैंने आपको पहले बताया था बायो साइकोलॉजी फिलहाल हम लिख लेते हैं, जबकि साइको बायोलॉजी और बायो साइकोलॉजी एक ही बात है। ठीक, तो ये माना गया कि जो एक्सपेंशन हो रहा था, ये माना गया कि साइकोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स में जुड़ी ही जुड़ी है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। इसमें एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं सोशल साइंसेज। सोशल साइंस से जुड़ी थी, या हम कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी कहना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि सोशियोलॉजी इसलिए नहीं कहेंगे, वो तो फिर सोशियोलॉजी ही पूरी तरीके से हो गई। सोशल साइकोलॉजी का भी नाम यहाँ पे आया। साइकोलॉजिस्ट शोड अ डिजायर टू हैव एन इंडियन आइडेंटिटी बाय सीकिंग टू लिंक वेस्टर्न साइकोलॉजी टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब जो साइकोलॉजिस्ट थे वो चाहते थे कि इससे एक इंडियन रिकॉग्निशन मिले, जो हमारी ब्रांचेस हैं वो इंडियन में नजर आए। इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो वेस्टर्न को इंडियन से लिंक कर रहे थे, और उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज को यूज भी किया इंडियन सिचुएशंस में। मतलब जो भी रूल्स हैं या जो भी थ्योरीज बनी थी, उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देखा कि क्या वो फिट बैठ रही हैं, क्या वो जो भी थ्योरीज हैं वो इंडियन माइंडसेट के हिसाब से एडजस्ट हो पाएंगी या हम उसे यूज कर पाएंगे। तो ये वो टाइम था। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट 1960s की तरफ हम आते हैं।
अब यहाँ से जो साइकोलॉजी का फोकस था वो बहुत बदलने लगा और एक बड़ा चेंज आया 1960s के साथ में। क्या चेंज आया कि इंडियन सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाने लगी, मतलब सोशियोलॉजी ने और ज़्यादा एक्सपेंशन किया। वहाँ पर पिछली बार जो थी, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो ये बहुत इनिशियल फेज था। जब हम कह रहे हैं ना कि ब्रांचेस अलग होने लगी थी तो बहुत इनिशियल फेज था। एक्चुअल में कहाँ से चीज़ें बढ़ी हैं, मोर इट बिकेम मोर फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये समझा जाने लगा कि साइकोलॉजी की हेल्प से हम इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ टैकल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस के लेवल पर हम वर्क कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के लेवल पे वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पर भी वर्क कर सकते हैं। तो ये वो टाइम था जब साइकोलॉजिस्ट जो थे इस एरा में ज़्यादा फोकस हो गई इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने में। द डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न साइकोलॉजी, देखिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉज रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो रियलाइज्ड। ये माना जाने लगा कि भाई सब कुछ हम वेस्टर्न से लाकर यहाँ पर करें नहीं, हमें खुद भी रिसर्चेस करनी होंगी, अपने लिए थ्योरीज क्रिएट करनी होंगी। और इस तरीके से साइकोलॉजी को रिकॉग्निशन मिलना शुरुआत हो गई थी और काफी आगे निकलना भी शुरू हो गया था पोस्ट 1960s। अब हम बात करते हैं लेट 1970s की। यहाँ पर आने के बाद तो साइकोलॉजी बहुत एक्सपेंड हो चुकी थी। ये जब पीरियड स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज द वेस्टर्न फ्रेमवर्क ऑफ साइकोलॉजी वाज रिजेक्टेड। अब यहाँ से रिजेक्शन भी शुरू हो गया। अभी तक तो केवल रिडक्शन हो रहा था, पर यहाँ से रिजेक्शन भी शुरू हो गया। अभी केवल रिडक्शन हो रहा था, पर अब यहाँ से रिजेक्शन क्यों शुरू हो गया? क्योंकि उन्हें ये लगने लगा, जो हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे उन्हें ये फील होने लगा कि जो डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग की नीड है वो कल्चरल और सोशल फैक्टर्स पर बेस्ड होनी चाहिए। इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। जो भी हम अगर अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सोशल फैक्टर्स, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके नॉर्म्स, उसके जो भी रूल्स होते हैं उनसे हटकर नहीं चल सकते, आपको उस सोसाइटी में बने रहना होगा। और दूसरा है हमारा कल्चर। अगर हम किसी भी कल्चर को डिसरेस्पेक्ट करें तो हम उस सोसाइटी का पार्ट बन के रह ही नहीं सकते। और इसके अलावा सबके कल्चरल वैल्यूज होते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से सब चलते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर लैंग्वेज बैरियर बनेगी, मतलब अगर हमने अमेरिकन या जो यूरोपियन कल्चर को उठा के अपने इंडियन सिस्टम में फिट करने की कोशिश करी, तो हमारा कल्चर वो नहीं है कि वो उस लैंग्वेज को इजीली अडेप्ट कर पाएगा। इसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी थे जिनको सॉल्व करना हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी की हेल्प से हम कर क्या रहे हैं, हम प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी की। तो सोशल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर अगर इंक्लूडेड ही नहीं है हमारे उस फ्रेमवर्क में, तो क्या फायदा है हमारी थ्योरीज का और क्या मतलब रह जाता है? ऐसा सोचना शुरू कर दिया इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने। इस तरीके से जो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस आनी शुरू हुई वो ट्रेडिशनल इंडियन साइकोलॉजी पर बेस्ड थी। धीरे धीरे साइकोलॉजी जो है वो इंडिया में एक्चुअली इंडियन होने लगी। जो अभी तक हमारी साइकोलॉजी इंडिया में होने के बाद भी वेस्टर्न थी, विदेशी चल रही थी, अब वो थोड़ी देसी होने लगी, विच केम फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। हमारे जो भी हमारा एंशिएंट डेटा है उसको यूनाइट करके, उसके संग कंबाइन करके उसको सोचा जाने लगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी का डेवलपमेंट धीरे धीरे अब उस तरफ बढ़ने लगा जैसा हम इंडियन साइकोलॉजी का फॉर्म आज देखते हैं। अब इंडियन कल्चर से, कॉन्टेक्स्ट से ओरिजिनेट होने लगी साइकोलॉजी और सोसाइटी के लिए रेलेवेंट होने लगी, इस तरीके से हम उसको समझने लगे। ओके, अगर हम ये कहें कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हो चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है, तो ये बात बहुत ज़्यादा सिली साउंड होगी। तो अगर हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, भी चल रहा है और चलता रहेगा। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता, किसी का भी नहीं रुकता। जब ह्यूमन का नहीं रुकता, थॉट्स का नहीं रुकता, किसी भी चीज़ का नहीं रुकता, तो साइकोलॉजी का भी कैसे रुक सकता है? टेक्नोलॉजी का भी नहीं रुकता, किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं रुकता, वो चलता रहता है। तो आज भी साइकोलॉजी का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं और इट इज़ मेकिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड। न्यू रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, रिलेटिंग टू वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि हिस्ट्री, साइकोलॉजी की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बनेगा आगे चल के और बन भी रहा है। तो इस तरीके से अप्लाइड साइकोलॉजी को डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज में यूज किया जा रहा है। व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी? लास्ट में आप पढ़कर आए हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अप्लाइड साइकोलॉजी वो होती है जब हम साइकोलॉजी की थ्योरेटिकल सिस्टम को एक्सपेंड कर पाते हैं, जब हम अप्लाई कर पाते हैं। व्हेन वी आर able to apply it, it becomes applied psychology. The same basic psychology becomes applied psychology. Apply the principles or the rules
ठीक है ना। जब हम अप्लाई कर पाते हैं द रूल्स ऑफ बेसिक साइकोलॉजी, इट बिकम्स, व्हाट डज इट बिकम, अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, तो अप्लाइड साइकोलॉजी का ही अब यूज हो रहा है, और अप्लाइड साइकोलॉजी बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन किए बिना आप किसी थ्योरेटिकल नॉलेज को कितने समय तक स्टोर रख पाएंगे, मुश्किल होगा ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने नोट्स की हेल्प से डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया को अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप आराम से पूछिए, कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूंगी। और इसके अलावा ये नोट्स आप रिसीव करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ में, वो भी पढ़ लेंगे। और इस तरीके से आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते रहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी नए वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।